नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं स्टडी नोट्स ऑफ कमलेश। कल के वीडियो में हमने इतिहास का स्रोत देखा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास के विभाजन के बारे में बताएंगे कि इतिहास को किस प्रकार विभाजित किया गया है। इतिहास को लिपि के आधार पर मुख्य रूप से तीन भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, इतिहास को लिपि के आधार पर इसे तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसे प्रो हिस्ट्री बोलते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था। लिपि का मतलब कि लिखने पढ़ने की कोई भी शैली विकसित नहीं हुई थी। ठीक है, लिखने पढ़ने की शैली को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, उस समय लिखने पढ़ने की कोई भी विधि विद्यमान नहीं थी। उस समय के जितने भी स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं, तो उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में उसे रखेंगे। और उसके बाद जब लिपि की खोज हो गई, ठीक है, तो उस समय की लिपि के आधार पर इतिहास को लिखा गया। लेकिन आज के मानव उस लिपि को पढ़ नहीं सके। मतलब लिपि तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल उसे बोलेंगे। लिपि विद्यमान है, उस समय लिपि में इन सभी बातों को लिखा गया था, लेकिन हम उस लिपि को पढ़कर नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए ऐसे इतिहास को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो भाग है ऐतिहासिक काल। उस समय लिपि लेखन प्रणाली का पूर्णतः विकास हो गया था, यानी कि लिपि जो लिखा गया उस समय, उसको हम पढ़ करके इतिहास को समझ सके। तो आपने देखा कि लिपि के आधार पर इतिहास को तीन भागों में विभक्त किया गया। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, इस समय लिपि विद्यमान नहीं थी, और आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि विद्यमान थी, लेकिन उस लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं सके। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल में उस इतिहास को रखा गया है जिसमें लिपि विद्यमान थी और उस लिपि को हम लोग पढ़ सके। ठीक है, अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में जब लिपि नहीं थी तो हमें उसकी जानकारी मिली कहां से? तो पुरातात्विक सामग्री से। ठीक है, हम कल स्रोत के बारे में आपको बताए थे, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक है, कल के वीडियो में आप नहीं देखे हैं, सबसे पहले उसको देख लीजिए। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक सामग्री से मिली है, मतलब उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में लिपिक था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि साहित्यिक स्रोत था लेकिन इसका प्रयोग नहीं हो सका। इसका मतलब यह हुआ कि पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से ही हम सिर्फ आद्य ऐतिहासिक काल को जान सके। उसके बाद ऐतिहासिक काल को हम पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण, इन सभी विवरणों के माध्यम से हम ऐतिहासिक काल को जान सके और उसको हम पढ़ सके। तो आपने देखा प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के एग्जाम्पल के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इन दोनों को रखा गया है। और ऐतिहासिक काल में तो सभी इतिहास आ जाएंगे, क्योंकि उस समय लिखने पढ़ने की कला विद्यमान हो चुकी थी। सभी चीज को लिख पढ़ के, जैसे कि बुद्ध महाजनपद, बाकी जितने भी इतिहास हैं सब ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे। अब प्राग ऐतिहासिक काल, जिस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था, हम प्राग ऐतिहासिक काल को भी तीन भाग में बांटे हैं। ठीक है, पहला है पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लौह युग। पाषाण युग उसको बोलेंगे जिस समय के मानव पत्थर का प्रयोग करके कोई भी काम किया करते थे। कांस्य युग उसे बोलेंगे जब कांस्य के बर्तनों का उपयोग, कांस्य से बने कुल्हाड़ी का उपयोग, कांस्य से बने किसी भी प्रकार के वस्तु का प्रयोग करते थे, तो उस युग को हम बोलेंगे कांस्य युग। जब लोहे का खोज हो चुका था तो उस युग को बोलेंगे हम लौह युग। और लौह युग का उदाहरण है वैदिक सभ्यता, याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, और वैदिक सभ्यता लौह युगीन सभ्यता है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, लौह युगीन सभ्यता कौन सी है? वैदिक सभ्यता। और कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों को रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, पाषाण
युग को भी हम 3 श्रेणी में पढ़ते हैं। अब देखिए, पाषाण काल को भी हम 3 श्रेणी में बांटे हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है, अब देखिए, पाषाण काल में आधुनिक मानव का विकास हो चुका था। आपको पता है कि मानव का विकास किस प्रकार हुआ। हमारे पूर्वज, हमारे प्रथम पूर्वज कपि थे। ठीक है, तो आधुनिक मानव जिसको हम होमोसेपियंस बोलते हैं, तो उस समय आधुनिक मानव का विकास हो चुका था। कब? पूरा पाषाण काल में। उसके बाद उस समय के लोग जो थे वो बड़े बड़े होते थे, मतलब उनका हाइट बहुत बड़ा होता था। बड़े बड़े आकार के आदमी जब रहेंगे तो बड़े बड़े पत्थरों का, हम यहाँ पाषाण काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें पत्थर के बारे में मुख्य रूप से जिस समय से मानव लोग पत्थर का प्रयोग करने लगे थे अपने जीवन यापन के लिए, तो उस प्रकार के युग को हम पाषाण युग बोलेंगे। और पाषाण युग को 3 श्रेणी में रखें, जिसमें से पूरा पाषाण काल में जो व्यक्ति थे वे बड़े बड़े आकार के रहते थे और बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग करते थे, याद रखिएगा। और मध्य पाषाण काल में छोटे आकार के आदमी होते थे और छोटे छोटे पत्थर का प्रयोग करते थे, जिसको हम माइक्रोलिथ उपकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ उपकरण। पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव का विकास हो चुका था। उस समय पूरा पाषाण काल में बड़े आकार के आदमी होते थे और मध्य पाषाण काल में छोटे आकार के आदमी होते थे। इसमें बड़े पत्थर का प्रयोग किया जाता था और इसमें छोटे उपकरण, यानी कि पत्थर के छोटे छोटे नुकीले उपकरण, जिसे माइक्रोलिथ बोलते हैं, इतिहास की भाषा में माइक्रोलिथ का प्रयोग करते थे। उसके बाद जो प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वे शिकारी थे। ठीक है, और खाद्य संक्रांत थे, मतलब शिकार करते थे, अपना भोजन यापन करते थे जंगलों में। ठीक है, उसके बाद उस समय चित्रकला का विकास हुआ था। कब? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार हो गया था। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में और आग का प्रयोग हुआ था मध्य पाषाण काल में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में, और आग का प्रयोग हुआ था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, अब देखिए, मध्य पाषाण काल में पशुपालन, यहां पर शिकारी रहते थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल में तुलनात्मक अध्ययन आपको तीनों को करना है इसमें। ठीक है, देखिए, पूरा पाषाण काल में शिकारी रहते थे और खाद्य संग्राहक रहते थे, और मध्य पाषाण काल में शिकारी जो थे, शिकारी छोड़ दिए और पशु को पालन करना शुरू कर दिए। ठीक है, पशु पालन करना शुरू कर दिए, पक्षी का शिकार करना कर दिए और मछली पकड़ना, पक्षी शिकार और पशुपालन, मध्य पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद मानवीय आक्रामक युद्ध, मानव आपस में लड़ते रहते थे। और फिर आग का प्रयोग, आग का आविष्कार यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नवपाषाण काल में अस्थायी निवास, यानी कि इससे पहले जितने भी लोग थे वो घुमंती प्रकार के होते थे, शिकारी करते थे, खाद्य संग्राहक होते थे और वहीं पर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब अस्थायी निवास रहने लगे। निवास क्यों करने लगे? क्योंकि उसमें कृषि का आविष्कार शुरुआत कर दिया था। पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हो चुका था और कृषि का आविष्कार होने से लोगों के जीवन में अस्थायित्व आया। मतलब कि कृषि करेंगे तो कृषि करके जाएंगे तो फिर तो इनका कृषि बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने एक जगह पर रहना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कृषि का शुरुआत किया था। तो याद रखिएगा, नवपाषाण काल में कृषि का शुरुआत हुआ था, इसी कारण लोग अस्थायी निवास कर ले। उसमें पहिए का आविष्कार हुआ था। मृदभांड का निर्माण, मतलब कि मिट्टी के बर्तन का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। सुव्यवस्थित पशुपालन नवपाषाण काल में। ठीक है, ऐसे पशुपालन की शुरुआत हुआ था मध्य पाषाण काल में, लेकिन सुव्यवस्थित मतलब व्यवस्थित ढंग से पूरे सिस्टमाइज तरीके से जो पशुपालन हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में धातु का प्रयोग लोग करने लगे थे। ठीक है, तो इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन आपने देखा। मुख्य रूप से याद रखिएगा, आग का आविष्कार पूरा पाषाण में, आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में। ठीक है, पशुपालन करते थे मध्य पाषाण काल में और सुव्यवस्थित पशुपालन ये नवपाषाण काल में। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन कुछ स्थल हैं, मध्य पाषाण कालीन भी कुछ स्थल हैं और नवपाषाण कालीन भी कुछ स्थल हैं। इन स्थलों को विशेष ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। पूरा पाषाण कालीन स्थल में भीमबेटका, अतिरमपक्कम, हथनोरा, मिर्जापुर और पल्लावरम है। इसमें भीमबेटका से शैलाश्रय एवं चित्रकारी का प्रमाण मिला है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, भीमबेटका से प्राचीन शैलाश्रय एवं चित्रकारी का प्रमाण मिला है। अतिरमपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, अतिरमपक्कम और हथनोरा मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है। अतिरमपक्कम एवं हथनोरा से प्रथम खोपड़ी का प्रमाण मिला है। ठीक है, उसके बाद मिर्जापुर से हथियार मिला है और पल्लावरम से कलाकृति की प्रमाण मिला है। बागौर जो कि राजस्थान में है, जो कि मध्य पाषाण कालीन स्थल है। मध्य पाषाण कालीन स्थल में बागौर, आदमगढ़, चौपानी मांडो और बागौर और आदमगढ़ से कृषि के प्रमाण मिले हैं। चौपानी मांडो से खाद्य संग्रह के प्रमाण मिले हैं और सरा नहराय यूपी से, सरा नहराय और चौपानी मांडो ये यूपी में ये दोनों यूपी में है, जो कि मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं।
नवपाषाणकालीन स्थल में बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोलडीहवा और चिरान। ठीक है, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, कोलडीहवा यूपी में है और चिरान बिहार में। जिसमें से बुर्जहोम से कुत्ते के साथ दफनाए जाने का मतलब कि गर्तवास यानी कि गुफे में, मानव को गुफे में रहने का प्रमाण बुर्जहोम से मिला है और बुर्जहोम से ही मानव के साथ कुत्ते का दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम प्रमाण मिला है, कोलडीहवा से चावल का प्रमाण मिला है और चिरान जो कि बिहार में है, यहां से आपको मृदभांड का और औजार का प्रमाण मिला है। तो ये पाषाण युग थे, जिसमें से पूरा पाषाण काल में आधुनिक मानव, मध्य पाषाण काल में छोटे मानव, छोटे आकार के पत्थर और नव पाषाण काल में अस्थायी निवास, कृषि, पहिया, मृदभांड, सुव्यवस्थित कृषि, धातु का प्रयोग, बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोलडीहवा और चिरान ये प्रमुख स्थल है। मध्य पाषाण काल में बागौर, आदमगढ़, चौपानी, मांडो, सहार, नराय ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। पूरा पाषाण काल में भीमबेटका, अतिरम पक्कम, मिर्जापुर और पल्लावरम ये प्रमुख स्थल है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आज का वीडियो यहीं तक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वेद पढ़ाएंगे। ठीक है, वेद से हम वैदिक सभ्यता प्रारंभ करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।